बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आप माशाल्लाह सब लोग, काफ़ी लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। आई थिंक सबसे पहले मैं फसूल करीम सिद्दीकी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा तिलावत कलाम पाक की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद, लहू कुफुवन अहद। जज़ाकल्लाह। प्रेसिडेंट एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इस्माइल सत्तार साहब, वेलकम एड्रेस के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। बहुत शुक्रिया ज़की भाई। अस्सलाम वालेकुम सारे साथियों, दोस्तों और बिजनेस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों ने इसमें हमारे साथ पार्टिसिपेट किया and we are doing nothing, just representing each and every member। और आज का जो हमारा ये वेब कॉन्फ्रेंस इसको कह ले, इसका मकसद ये है कि आपको हम लोग अपडेट करें कि कल एक्चुअली कोर्ट में हुआ क्या, वहाँ की बॉडी लैंग्वेज क्या थी और वहाँ पे क्या क्या बातें हुई और फ्यूचर में हम इसको कैसे देख रहे हैं। तो ये तो आपको अभी ब्रीफ कर देते हैं। इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहता था, तो मेरा मैं शायद पता नहीं आप लोग सुन पाए या नहीं सुन पाए, कुछ मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप सबके मशकूर हैं कि आप लोगों ने साथ दिया। और इस किस्म की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हम लोग सिंध में ही ज़्यादा देखते हैं होते हुए। ऑल्दो हर प्रोविंस ने बढ़ाया है, किसी ने 20 किया है, किसी ने 21 किया है, लेकिन यहाँ तो माशाल्लाह एकदम 25 पे चले गए। एंड वी ऑल अंडरस्टैंड कि पॉलिटिकल स्टंट इसको कहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि ये कोर्ट में राइट ऑफ हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि सिंध में अब मुझे ये लगता है कि हम लोगों को बहुत सख्त किस्म की इत्तेहाद की ज़रूरत है और बहुत सारे फोरम्स पे हमें कंबाइंड आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। तो मैटर अभी कोर्ट में बेशक है, वो अभी आपको सारा डिटेल फसी साहब और ज़की साहब देंगे कि वेयर डू वी स्टैंड, और इंशाल्लाह कोई घबराने की बात नहीं है। ये मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ये वी विल फाइट टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड वी हैव इन आवर बॉडी इंशाल्लाह। ये इसको तमाम सूबों में बराबर का जब तक लेवल नहीं आएगा इसको हमने छोड़ना नहीं है। लेकिन सिर्फ ये एक पॉइंट नहीं है, सिंध में और भी बहुत सारे मसाइल हैं, सोशल सिक्योरिटी है और दीगर मसाइल हैं। तो वी नीड टू रियली जेल टुगेदर एंड स्टैंड टुगेदर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा अपना मजबूती शो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट हुकूमत इस किस्म की कोई भी स्टेप उठाने से पहले सोचेगी। अब एक एग्जांपल देखें, ये ट्रक वालों का जो एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्टर्स का एसोसिएशन है, इनसे गवर्नमेंट डरती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि तो रोड ब्लॉक करके बैठ जाते हैं। अब हम लोग अनफॉर्चुनेटली उस किस्म के काम नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम लोग यही बैठ के यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि वी विल होल्ड अ वेरी पावरफुल टाइप ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये सब बातें अब उठानी पड़ेंगी। बिकॉज सिंध में, और आपको पता है सिंध में 95% इंडस्ट्री कराची में है। ये तो इस किस्म की चीज़ें ये फीलिंग देती हैं कि ये कोई एंटी कराची कैंपेन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का। बहरहाल मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं चाहूँगा कि फसी साहब आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। और बहुत शुक्रिया कि आप लोग, काफ़ी लोगों की छुट्टी भी होती है सैटरडे को, और ख़ास टाइम निकाल के इसमें आए। थैंक यू। फसी साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी, गुजारिश ये है कि जैसे कि आप सबको इल्म है कि मिनिमम वेज जो है 17,000 से 25,000 की गई,
और पूरा जो प्रोसीजर लॉ में लेट डाउन है उसको वायलेट करके की गई। हमने केस किया, इस पे हमारे साथ काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। तकरीबन पहला बैच में हम 147 कंपनियां हमारे साथ थी जी, 147, इनमें टाउन एसोसिएशन भी 1-2 थी। और केस में पहले दिन नोटिस किया गया कल की डेट के लिए, और कल हमने कोर्ट को एक्सप्लेन किया कि भाई क्या एक्चुअली हुआ क्या है। इन्होंने पूरे लॉ को, जो लॉ का प्रोसीजर था, फॉलो किया। जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उस चीज़ का 17 से 19 हज़ार का, उस पर ऑब्जेक्शन कॉल किए, उस पर ऑब्जेक्शन हुए, उस पर मीटिंग हुई, मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड हुए, समरी बनी, और रिकमेंड किया गया कि इफेक्टिव 1 जुलाई 2021 जो है मिनिमम वेज का रेट 19,000 होगा। और उसके बावजूद, इन तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बावजूद, पूरी प्रोसीजर को फॉलो करने के बावजूद, फिर ऑल ऑफ ए सडन 25,000 रुपये का विदाउट एनी प्रॉपर प्रोसीजर ये उन्होंने, ये कोर्ट को हमने बताया। तो अब चूंकि गुजारिश ये है कि एजी ने, एडवोकेट जनरल जिसको बोलते हैं, उसने अपने कमेंट्स नहीं दिए थे, तो कोर्ट ने उसको बाउंड किया है कि विद इन 10 डेज वो अपने कमेंट्स देगा, और विद इन 3 वीक्स जो कि बनते हैं, इसी अगस्त के 3rd वीक बनता है, बस एक ही सवाल है, उसमें फाइनल हेयरिंग होगी। और फाइनल हेयरिंग के बाद कोर्ट जो है वो उसको पे फाइनल जजमेंट दे देगी, दिस वे और दैट वे। मगर वी आर वेरी होपफुल कि अल्लाह के हुक्म से हमारे हाथ में फैसला आएगा। अब गुजारिश, ये 2 तरह के रिलीफ्स होते हैं। जब आप कोर्ट में जाते हैं 2 तरह के रिलीफ्स आपको मिलते हैं। एक होता है इंटरिम इंजंक्टिव रिलीफ, कि आप इमीडिएटली गए, कोर्ट ने उसको सस्पेंड किया और फाइनल हेयरिंग के लिए फिर रख दिया, 2 साल में हो, 6 महीने में हो, साल में हो, वो डिपेंड करता है। अब चूंकि वो सूरत हाल तो नहीं बन सकी जिसमें कि हमें इंजंक्शन मिलता, तो अब हमारी स्ट्रेटजी ये है कि इसको एज सून एज पॉसिबल इसको हम फाइनल डिस्पोजल पे ले जाएं, और उसके लिए हम जो इसी अगस्त के लास्ट वीक में जो हेयरिंग एक्सपेक्टेड है उस पर पूरा जोर लगाएंगे कि हेयरिंग हो के कंक्लूड हो के ख़त्म हो जाए केस। थैंक यू वेरी मच। जी फसील साहब, मैं चाहूंगा कि जो लास्ट 2 प्रोसीडिंग्स थी और लीगल लैकुनास जो है इस पर्टिकुलर केस में, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यार ये जूम आईडी है, I join the president and vice president in thanking you all for being with us. We stand together and we are thankful that a number of companies, over 147 were with us. जब हमने केस फाइल किया तो हमें ये कॉन्फिडेंस था और अभी भी है कि फाइनल रिलीफ हमें मिलेगा, इसलिए कि इस केस में जो लैकुना है वो इतना शदीद है कि इसको कोई कोर्ट जो है वो ओवर रूल नहीं कर सकता। और एक वजह जो समझ में आती है कोर्ट के 2 डेट्स को भुगतने के बाद, वो ये समझ में आती है कि कोर्ट ने ये माइंड बनाया है कि नोटिफिकेशन को सस्पेंड नहीं करेंगे और केस को सुनेंगे। पहली डेट पे जब ये हमारी तरफ से पेश किया गया और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी तकरीबन 50-60 केसेस फाइल किए गए, तो ऑलरेडी एक तो हमारा डिवीजन पहले दिन सामने आ गया कि वी आर नॉट यूनाइटेड। कुछ केस एक साथ आए हैं, कुछ केस अलग एक साथ आए हैं। तो दैट वाज ए वेरी बैड इंप्रेशन ऑन द कोर्ट, जिससे कोर्ट ने ये माइंड किया कि अभी हम इसके ऊपर कोई फैसला नहीं देंगे, एंड दैट पॉसिबली वाज डैमेजिंग टू अस। लेकिन कतई नज़र इसके ये अंदाज़ा हो गया हमें पहले डेट पे कि ये गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट को सस्पेंड नहीं करना चाहते एट दिस स्टेज। दूसरे डेट पे जबकि दूसरी पार्टी की तरफ से वकील पेश हुआ तो उन्होंने पहला रिस्पॉन्स ये दिया कि क्या आप पहले दिन नहीं थे यहाँ, आपने नहीं देखा कि यहाँ क्या मैंने रिस्पॉन्ड किया। तो ही वाज स्नब्ड एंड द कोर्ट्स माइंड वाज ऑब्वियसली विजिबल। कल जब डेट हुई है, इस डेट पे थैंक्स गॉड के वी वर एबल टू पुट अप द केस वेरी विविडली बिफोर द कोर्ट एंड कोर्ट कुड अंडरस्टैंड द पॉइंट बिहाइंड इट। मगर कोर्ट ने ये कहा कि since we do not want to suspend the notification, we want to hear the case and finally dispose it off. हमारे ख्याल में ये हमारे हक में ज़्यादा बेहतर है कि उस केस का फाइनल डिसीजन हो जाए, इसलिए कि अगर किसी वजह से सस्पेंड हो भी जाता है
तो फिर हमारे लिए उसको रिटेन करना महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना एक मुश्किल अमल होता। हम ये चाहेंगे कि ये सस्पेंड हो और फाइनल सुनने के बाद सस्पेंड हो, और हमें इंशाल्लाह ऐसा लगता है कि अगली डेट पर ये डिसाइड हो जाएगा कि कोर्ट इस केस को पे हमारे मौक़िफ़ को मानती है कि नहीं मानती है। मानने के 99% चांसेस हैं, मगर कोर्ट के बारे में कहना मुश्किल होता है, लिहाजा 1% आप ये कह सकते हैं कि कोर्ट शायद ना माने। लेकिन अगर नहीं मानती है तो एक बात बहुत वाज़ेह है कि एम्प्लॉयर्स फेडरेशन के हैसियत से, हम आपके राइट्स के मुहाफिज होने के हैसियत से, हमारा काम ये है कि हम इस राइट्स के लिए आखिरी हद तक चलें, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जिस अज़्म का इज़हार किया है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज है टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट। हम इसलिए नहीं सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं या इस केस को इसलिए कंटेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि हम वर्कर्स को 25,000 रुपए देने के मुखालिफ हैं। हमारा कहना यह है कि 25,000 रुपए हो या जो भी अमाउंट हो, सबसे पहले वो कानून के अंदर जो बॉडी बनी हुई है उसकी कंसेंसस से होना चाहिए। 1 साल में हमने ये कंसेंसस रीच किया कि मिनिमम वेज इन हालात में बढ़ाना मुश्किल है, एम्प्लॉयर को भी हार्डशिप से फेस करना पड़ रहा है। कोरोना के मुख्तलिफ वाक़यात ऐसे थे जिसमें मुमकिन नहीं था कि 17,000 रुपये भी इम्प्लीमेंट किया जा सके, और इन हालात में अगर बढ़ाया जाए तो मुश्किल होगा। लेकिन अल्टीमेटली पूरी चारपटाई कंस्टिट्यूएंट पार्टीज ने मिल के अप्रैल में ये फैसला किया कि मिनिमम वेज को 17,500 से 19,000 कर दिया जाए 1 जुलाई 2021 से। उसी बुनियाद पे समरी गई चीफ मिनिस्टर को, और आम हालत में उस समरी के ओवर रूल होने का कोई खतरा नहीं था। लेकिन चूंकि बजट स्पीच थी, गवर्नमेंट को पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी थी, उन्होंने एक अनाउंसमेंट कर दिया बगैर सोचे समझे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, और उसके बाद अब उनको वहां से वापस होने का कोई रास्ता सिवाय कोर्ट के नहीं मिल सकता। तो उन्होंने भी गालिबन कोर्ट पे ही छोड़ दिया है कि अल्टीमेटली अगर कोर्ट इसको वापस कर देती है तो दे विल हैव ए सेफ एग्जिट। तो ये इस बैकग्राउंड की वजह से हमें इसको भुगतना पड़ रहा है। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि इस केस में अगर यहाँ से हमें रिलीफ नहीं मिलता, 1% चांस है, तो भी सुप्रीम कोर्ट में हम इस केस को ले जाकर के वाज़ेह तौर पर अपने हक में फैसला करवा सकते हैं। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट चाहे जितना ही वेलफेयर माइंड क्यों रखती हो, ये बहरहाल नहीं होल्ड कर सकती कि कानून के प्रोसेस को बाईपास करके कोई काम कर दिया जाए। तो इसमें हमारे लिए काफी साउंड ग्राउंड भी है। कल वर्कर्स के नुमाइंदे भी बड़ी तादाद में कोर्ट में मौजूद थे, और वो उन्होंने जब केस से हम बाहर निकले कोर्ट से, तो अखबार वालों ने भी हमें घेरा और वर्कर्स के नुमाइंदों ने भी घेरा। अखबार वालों को हमें जवाब दे दिया। वर्कर्स के नुमाइंदों ने जब कहा कि साहब आप बड़ा जुल्म कर रहे हैं, तो हमारा जवाब ये था कि देखिए, हम आपके 25,000 रुपए के खिलाफ नहीं है। अगर आप समझते हैं कि मिनिमम वेज 40,000 होना चाहिए, 25,000 होना चाहिए, बैठ के बात करें कि हम अगले 5 साल में, 10 साल में ये कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप एम्प्लॉयर पे बोझ डाल रहे हैं तो उसको हासिल करने के लिए वर्कर क्या कर रहे हैं, तो आप इसको प्रोडक्टिविटी से लिंक कीजिए ना। कौन एम्प्लॉयर ऐसा होगा जो आपके मिनिमम वेज को बढ़ाने की खुश नहीं होगा अगर उसको उसका रिटर्न भी मिल रहा है और ये लायबिलिटी नहीं मिल रही है। तो ये गोया कि हमारा अप्रोच जो है वो ये नहीं है कि हम वर्कर के मुखालिफ है। हमारा अप्रोच ये नहीं है कि वर्कर को मिनिमम वेज नहीं बढ़ना चाहिए। हमारा कहना ये है कि जो काम भी हो इन हालात में कंसेंसस से होना चाहिए, लॉ को बाईपास करके नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत वाज़ेह है, और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि अगली डेट पर जब ये फाइनल हियरिंग होगी तो ये तमाम पॉइंट डिस्कस होंगे और इसका अल्टीमेट फैसला हमारे हक में होगा। दूसरी बात जो अब सवालात उठ रहे हैं कि हम वर्कर्स को किस तनख्वाह पे दें, पिछली तनख्वाह पे दें, बढ़ा दें। देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप एक नोटिस बोर्ड अपने वर्कर्स के लिए निकालें कि हमने चूंकि इस मामले को चूंकि कोर्ट में सब जुडिस है, कोर्ट के सामने है, लिहाजा जो भी कोर्ट फैसला करेगी उसके हिसाब से जैसे ही फैसला हो जाएगा हम उसी डेट से, जिस डेट से ये ड्यू है, ये हम पैसे देंगे। अगर ये 25,000 हो तो भी देंगे, और अगर 25,000 नहीं हो तो जो फैसला होगा वो देंगे। एक और ऑप्शन भी है। कल कुछ लोगों ने मैंने कहा देखे, वो कहते हैं हम देना चाहते हैं तो ऐसे कहा बिल्कुल आप दें और एक सर्कुलर निकालें कि हम आपको प्रोविजनली दे रहे हैं, और अगर कोर्ट ने ये फैसला किया
कि ये एडजस्ट होना है तो हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस पोजीशन में हैं कि वर्कर्स को इस तरह सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो आप इस किस्म के सर्कुलर निकाल के और उनसे एग्रीमेंट भी कर सकते हैं आप इस मामले पे कि हम इसलिए दे रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा रहे, हम अनाउंस के दे तो रहे हैं लेकिन हमारे लिए बर्डन है, हमारे लिए ये देना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम देख ले रहे हैं कि चूंकि एक अनाउंसमेंट हो गया है और मामला कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसके हिसाब से ये एडजस्टेबल होगा। ये भी एक ऑप्शन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि ये ऑप्शन आपको इस्तेमाल। अदरवाइज जो तीसरा रास्ता है वो तीसरा रास्ता ये है कि आप अभी इस मामले में ये कहें कि गवर्नमेंट खुद नोटिफिकेशन निकालेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने नोटिफिकेशन में उन्होंने एक अहमकाना गलती की है। जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला है उसमें एक अहमकाना गलती ये की है कि पैराग्राफ 2 में ये लिखा है कि इट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल एंड नोटिफिकेशन। आप उनसे कहें ले आओ ना ये नोटिफिकेशन कहाँ है, इसलिए कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन न बाद में इशू किया न करेगी। ये वो नोटिफिकेशन होगा जो कि मिनिमम वेज बोर्ड से 25,000 को अप्रूवल कराने के बाद गवर्नमेंट ने देना था। अब क्योंकि मिनिमम वेज बोर्ड के पास ये वापिस नहीं गया है तो नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो ये भी एक थर्ड ऑप्शन है जो मैं कहता हूं कि गलती ये हुकूमत की गलती है, लेकिन उस नोटिफिकेशन के क्लियरली पैराग्राफ 2 में ये बात लिखी हुई है कि इट विल बी इफेक्टिव आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड द इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन। तो भाई जब ये नोटिफिकेशन कह रहा है तो नोटिफिकेशन किधर ले आओ। तो मतलब देखिए हमारे पास हम वर्कर से लड़ाई करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। हम बिल्कुल ये नहीं कि वर्कर को कहना चाहते हैं कि हम आपके को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए कि वो भी हार्डशिप में है। हमें बिल्कुल एक और काम भी हो सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सकता है। एक चौथा ऑप्शन, वो चौथा ऑप्शन ये है कि आप यूनियन से निगोशिएट करें कि देखो हम 19,000 रुपए दे देते हैं सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट इन मिनिमम वेज व्हाटएवर द गवर्नमेंट सेज। कोई आपको इससे कोई नहीं रोकता। आप उससे 19,000 की बात कर सकते हैं, आप 20,000 की बात कर सकते हैं, जहां कलेक्टिव एग्रीमेंट के चांसेस हैं, वेयर यू हैव गुड अरेंजमेंट विद द यूनियन, यू कैन ऑलवेज रीच एन एग्रीमेंट कि हम ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और इंडस्ट्रियल पीस की वजह से ये एग्रीमेंट कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू व्हाटएवर डिसीजन अल्टीमेटली द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट टेक्स। तो आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन मौजूद हैं इसको प्ले अप करने का और किसी नतीजे में पहुंचने का। तो मैं समझता हूं कि इसमें पैनिक की कोई वजह नहीं है, इसमें परेशानी की कोई वजह नहीं है, इसमें कोई केस लेने की कोई वजह नहीं है। हमारा ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या बिजनेस को सिंध से कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्या हम ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी के एचए से मुख्तलिफ वर्कर्स को, अपने ही वर्कर्स को मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ रेट से मिनिमम वेज दें। और एक और बात जो जकी साहब भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस पॉइंट ऑफ व्यू को फेडरल स्टैंडिंग लेबर सब कमेटी के एजेंडे पर, अभी पिछले हफ्ते मीटिंग थी, जकी साहब ने उसको एजेंडे पर शामिल करवाया और फेडरल सेक्रेटरी ने तमाम प्रोविंसेस को कंक्लूजन में ये एडवाइस किया है कि चारों प्रोविंस में एक ही मिनिमम वेज होना चाहिए इंक्लूडिंग केपी, जिसने 21,000 किया है। मेरा कहना यह है कि ये फेडरल गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है, जस्टिस, रीजन, रैशनल लॉजिक भी यही कहता है, लिहाजा कोई वजह नहीं है कि हम कोर्ट को कन्विंस ना कर सकें इस पॉइंट पे, और ये जो स्टेप लिया गया है पॉलिटिकल स्टेप, इसको हम डाइवर्ट ना कर सके। लिहाजा पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। एक बात अभी सदर साहब ने जो कही है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके हक के दफा के लिए अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर दफा करेंगे, और अगर हम सुप्रीम कोर्ट में भी फेल हो गए तो कम से कम हम आपके सामने ये कहकर सुरखरू होंगे कि आपके केस को हमने दरमियान में नहीं छोड़ा, हमने आपके केस को दरमियान में छोड़ करके आपको डिफेंड नहीं किया। हमारा जो काम है वो आपको डिफेंड करना है, हमारा काम है आपके राइट को प्रोटेक्ट करना, और उसको प्रोटेक्ट करने में हमसे कोई कोताही नहीं हो सकती है। हो सकता है बहुत से एसोसिएशन आपका साथ छोड़ दें बीच दरिया में, लेकिन हम आपको आखिरी वक्त तक जाकर के इसको लड़ करके या तो हासिल करेंगे या फिर ये महसूस कर लेंगे कि ठीक है जस्टिस नहीं मिलता, जहाँ बहुत से शुभ नहीं मिलता है हमें भी भुगतना पड़ेगा। फिर हमारे पास भी बहुत से ऑप्शन है। मुझे ये बताइए 17,000 रुपया कितनी कंपनी दे रही है? नहीं दे रही है। तो अगर गवर्नमेंट का इंटेंशन यही है कि ये पेपर पे बढ़ जाए और ना मिले तो फिर गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवा देना।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके जो ज़हन में सवालात हैं, जो खदशात हैं, वो बहुत ही जेन्युइन है, वो बहुत ही ज़रूरी है, अहम है, हम इम्पोर्टेंट भी देते हैं। और इसको अभी ज़हीर मिनाज साहब शायद कुछ और भी कहना चाहेंगे, जकी साहब भी ऐड करना चाहेंगे। कोई और सवाल आपके ज़हन में हो तो आप जरूर चैट पर दे दीजिए ताकि हम उसका मुनासिब जवाब दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जी बुरहान, 3 सवाल हैं। अभी जवाब नहीं, हाँ जी, मैं कंक्लूड कर दूं एंड देन वो क्वेश्चन और भी ले रहा है। ओके। थैंक यू वेरी मच फसी साहब, मेरे ख्याल है काफी क्लियरिटी के साथ आपने ब्रीफ किया है, बट इसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड भी देना चाहूंगा। बेसिकली ये 25,000 ये अचानक आज ही मुसल्लत नहीं किए गए हैं। ये मैं पिछले 1 साल से ज्यादा हो गया है इसको फेस कर रहा हूँ। ये स्टार्ट हुआ था जुलाई 2020 में, जिस वक्त लॉकडाउन में थे हम, और उस वक्त ये इनकी मीटिंग स्टार्ट करने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा था, और उसी वक्त ही ये 20,000 का शोषण और 25,000 का शोषण छोड़ दिया था। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट जो सिचुएशन हमारे साथ थी, उस लॉकडाउन में हम मीटिंग ही नहीं कर सकते थे और ये जूम मीटिंग की बात कर रहे थे। बट हमने इमीडिएटली बजाय ये कि उस मिनिमम वेज बोर्ड की मीटिंग स्टार्ट हो, तो एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले तमाम लेबर लीडर्स जो थे, चाहे वो प्रोविंशियल हो या फेडरल हो या किसी भी प्रोविंस के हो, उन सबको इंगेज किया था। उनके साथ कंटिन्यूसली कंसल्टेशन हमने रखी और उनको इस बात पे हम राजी किया कि हम अपना मीटिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, एंड जैसे ही हम इस पोजीशन में आए, कोई बेहतर पोजीशन हुई तो डेफिनेटली हम उसको उस वक्त एड्रेस करेंगे। इसमें चाहे जुनैदी साहब हो, करामत हो, नासिर हो, ज़हूर रहमान हो, ये सब इंगेज थे उस सारी मीटिंग्स में, और आइसोलेशन में नहीं की थी, जिसमें गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी शामिल थे। तो ये कंसल्टेशन जब हो रही थी और वो होते होते हमने उनको दिसंबर तक लेके आए, दिसंबर 2020, एंड देन उनका ये था कि आपने दिसंबर का वादा किया था कि जनवरी में, तो उस वक्त मैंने उनको एक सेकंड ऑप्शन ये दिया कि देखिए इस वक्त इंडस्ट्री की सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें हम कोई इंक्रीज कर सके, तो हम एक काम ये करते हैं, जो मिनिमम वेज बोर्ड का जो रोल है उसको इफेक्टिव करने के लिए एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अपने तमाम मेंबर्स के साथ कंसल्टेशन स्टार्ट करती है, और जो लोग मिनिमम वेज नहीं पे कर रहे, चाहे वो हमारे मेंबर हो या ना हो, क्योंकि सिंध लेबर स्टैंडिंग कमेटी का मैं चेयरपर्सन भी हूँ सिंध में, जो गवर्नमेंट, तो उस कमेटी ने ये इनिशिएटिव लेने के लिए कहा मिनिमम वेज बोर्ड को, हम यहाँ से स्टार्ट कर लें, ताकि ये हम उस वक्त तक, जब तक हम मिनिमम वेज इंक्रीज करने की पोजीशन में आए, जो उसका मैकेनिज्म है उस पर हम डिस्कशन कर लें, और साथ साथ जो लोग नहीं इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करवा दें। तो उनका सीरियसनेस गवर्नमेंट का नहीं था, बट वर्कर ये वाकई चाहता था कि उन एरिया को हम पहले इम्प्लीमेंट कर दें, बट वो उसमें तो उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं किया। एंड अगेन जैन से उन्हें दोबारा स्टार्ट हुआ कि मीटिंग स्टार्ट हो गई, और फिर वो मीटिंग होती रही। मार्च अप्रैल में इन्होंने हमारे डिसेंटिंग नोट के बावजूद हमने उसको एग्री नहीं किया था 19 को भी, बट उन्होंने बोर्ड ने डिसीजन ले लिया कि इंक्रीज करना है, और उसके बाद 1 अप्रैल से नोटिफाई कर दिया। तो हमने उसको ऑब्जेक्शन फाइल की, जो लीगल तरीका है, जो 30 डेज के अंदर लीगल आपको ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया, बट उन्होंने ऑब्जेक्शंस को सुनने को वायलेट किया, उन्होंने सुना नहीं, और डायरेक्टली उस बोर्ड की मीटिंग पे ये डिसाइड कर लिया कि ये विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 से 19,000 है। एंड वो मिनिमम वेज बोर्ड ने समरी पुट अप कर दी सेक्रेटरी लेबर को, एंड देन उसके बाद मुझे कॉल किया गया और मुझसे कहा कि मीटिंग चाह रहे हैं, तो मैं वहाँ मौजूद था। सेक्रेटरी लेबर का ऑफिस, चेयरमैन मिनिमम वेज बोर्ड थे,
और 2 लेबर लीडर्स थे, मुनासिब नहीं है उनका नाम ले। वहां पे ये डिस्कशन हुई और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एज ए फोकल पर्सन आप क्या चाहते हो। मैंने सिंपल से कहा कि हम इंक्रीज करना सिर्फ पर्पस नहीं है, अगर वो हम दे ना पाए तो वो इंक्रीज का फायदा क्या होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि इसको विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021 होना चाहिए और हम 19,000 रुपए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फाइन। उन्होंने मेरे सामने ही मेरी मौजूदगी में सईद गनी साहब को कॉल किया और मैं वो वॉइस मैं सुन रहा था उनकी कन्वर्सेशन, और उन्होंने उनसे कहा कि ये इस पे एग्री है, क्या मैं समरी पुटअप करूं। तो उन्होंने गो हेड दिया सईद गनी साहब ने, और उसके बाद मैं वहीं बैठे बैठे मैंने सेक्रेटेरिएट EFP कॉल किया कि मुझे ये लेटर फौरन भिजवाया जाए, और मैं वहीं बैठा रहा। वो मेरी मौजूदगी में वहां से लेटर आया, मैंने साइन किया और वो उस समरी के साथ अटैच है, और वो समरी की कॉपी हमारे पास मौजूद है, और जो बेसिकली मेन एविडेंस है कोर्ट के लिए। तो हमने उसके बावजूद कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है वो तो बिल्कुल लास्ट रिजॉल्ट होता है किसी भी के लिए भी। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी हम पहले कोशिश करते हैं वो कंसल्टेशन हो, उसके बाद हम लॉ तो ऑफ कोर्स होता ही है। तो उस वक्त मैंने और प्रेसिडेंट साहब ने डिस्कस किया कि हमें कंसल्टेशन नहीं छोड़नी चाहिए। तो प्रेसिडेंट साहब ने ऑफ कोर्स मुझे गो अहेड दिया, एंड देन हमने चीफ मिनिस्टर सिंह को एक लेटर लिखा फॉर मीटिंग कि हम इसको बैठ के रिजॉल्व करें। वेरी अनफॉर्चुनेट उस पीरियड में वो ट्रैवल कर रहे थे, बिलावल साहब भी ट्रैवल कर रहे थे, और हमने बिलावल साहब को के लिए भी रिक्वेस्ट की थी मीटिंग में कि हम उनके साथ भी तैयार है बैठने के लिए। सेक्रेटरी लेबर ने उसको रिकमेंड किया, और सेक्रेटरी लेबर का कवरिंग नोट भी मेरे पास मौजूद है, वो उन्होंने चीफ मिनिस्टर को भिजवाया। उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आप मिनिस्टर से मिल लें। तो मैंने कहा डज इट मेक सेंस कि जब मैं ऑलरेडी उससे तो मैं मिनिस्टर से मैं समरी साइन करा चुका हूँ और उसने साइन 19,000 कर दिए, उससे मैं डिस्कस क्या करूंगा। ये उससे ऊपर की लेवल की बात है, बट वो उस कंसल्टेशन में नहीं बैठना चाह रहे थे। जाहिर है ऑफ कोर्स पॉलिटिकल प्रेशर, एंड देन हमने इसको फिर भी स्टॉप नहीं किया। उसके बाद जैसे फसी साहब ने बताया, हम फेडरल सेक्रेटरी MOP HRD के पास पर्सनली मिलने गए और उनसे कहा कि आप बेशक 18 अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, बट फेडरल गवर्नमेंट की भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तमाम सूबों को साथ लेके चले। आप इमीडिएटली मीटिंग कॉल करें और उसमें आप ये डिस्कस करें कि ये एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। बेसिकली ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उस कंपनी के साथ है। मैं बहुत सारी कंपनीज बता सकता हूँ जो हतार में भी हैं, जो पंजाब में भी हैं और सिंध में भी हैं। क्या वो 3 मुख्तलिफ अपने वर्कर को तनख्वाहें देगा? और सिर्फ ये रुकेगा नहीं, ये स्टेप वाइज फिर 20% इंक्रीज ऑन द स्किल वर्कर। जब 20% इंक्रीज जो स्किल वर्कर का होगा, जो आपके ऑफिसर्स हैं, आपके असिस्टेंट मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, ये तो स्टेप पूरा पेरोल आपका तब्दील हो जाएगा। तो ये बात उनको समझाई उन्होंने। अभी परसों ही हमारी फेडरल लेबर ट्राइपार्टाइट कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें ये डिस्कस हुआ। जैसे फसी साहब ने बताया कि कंक्लूड यही किया, बट वो तो ज़ाहिर है इस पे इन्फोर्स तो नहीं कर सकते, बट ये तो बात उन्होंने भी कही है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। उसकी कंट्रीब्यूशन में इश्यूज आएंगे कि प्रोविंशियल पंजाब में कुछ और कंट्रीब्यूशन जा रहा होगा, सिंध में कुछ और कंट्रीब्यूशन जा रहा होगा, उसकी पेंशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ रहा होगा, लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक अभी भी लीगल रेमेडी स्टिल, जैसे बताया जहीर साहब ने, जैसे बताया फसी साहब ने, जैसे बताया इस्माइल भाई ने, टेक्निकली वो लीगल रेमेडी हम कंटिन्यू रखेंगे, बट अगेन कंसल्टेशन अभी भी हमने नहीं छोड़ी है। हमने लोगों को इंगेज किया हुआ है और अभी भी हम प्रोविंशियल भी और डिफरेंट रिसोर्सेज से भी बात कर रहे हैं। बट इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जो फसी भाई ने अपनी स्टार्ट में कहा है
कि हम अगर यूनाइट नहीं होंगे वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। और इसके लिए ईएफपी ने फिर कोशिश की थी कि ये केस फाइल करने से पहले तमाम 7 टाउन एसोसिएशन को इनवाइट किया था और हमने डिटेल डेलिब्रेशन की थी और वहां पे सब ने एग्री किया था कि हम ये अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ईएफपी हम इसको फाइल करेंगे। बट उसी दिन सर्कुलर वहीं ड्राफ्ट हुआ, वहीं सबको दिया गया। बट वेरी अनफॉर्चुनेट जो चंद लोग थे उन्होंने सेपरेटली केस फाइल किया और उन्होंने हमारे केस को कॉपी पेस्ट ही किया। बट कॉपी पेस्ट करने के लिए कहते हैं अकल के लिए भी नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। बट अनफॉर्चुनेट उन्होंने स्टैंड भी नहीं कर पा रहे थे अपनी पिटीशन, इसलिए कि उनको बैकग्राउंड ही नहीं पता था। ये हम पिछले 1 साल से इस केस को लड़ रहे हैं, इसलिए हमारे टिप्स पे जुबानी है, हर शख्स के ऊपर जुबान है। तो आई थिंक डोंट बी वरी कि हम इसको एंड तक लेके जाएंगे और इसका बेस्ट सोल्यूशन होगा। नॉट ओनली सेम, इवन केपीके, इवन पंजाब, हम सब जगह पे सब जगह पे इसी तरह से हम मूव कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बेहतर रिजल्ट आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू ज़हीर साहब। जी कुछ सवालात हैं। ये बुरहान साहब ने सवाल किया जी, बुरहान साहब ने सवाल किया है कि व्हाट इज द प्रोसीजर एंड लॉ टू इंक्रीज मिनिमम वेज डीएच। गुजारिश ये कि 2 तरह के एम्प्लॉइज होते हैं, एक होते हैं सरकारी मुलाजमीन, एक होते हैं गैर सरकारी मुलाजमीन। सरकारी मुलाजमीन को कौमी ख़जाने से तनख्वाह मिलती है, उनके लिए बजट एलोकेशन होते हैं जिस पे गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का अपना असराफ होता है। वो जो चाहे बढ़ाएं, बजट में अप्रूवल लेके बढ़ा सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट का, क्योंकि ख़जाना भी गवर्नमेंट का, लेने वाले भी गवर्नमेंट हैं, तो उसमें एब्सोल्यूट इख्तियार उनके पास है। मगर जहाँ पे आते हैं गैर सरकारी मुलाजमीन, जो प्राइवेट में मुलाजमीन होते हैं, उनका मसला ये होता है कि लेने वाले भी प्राइवेट लोग हैं, देने वाले भी प्राइवेट लोग हैं। तो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं, सिर्फ फैसिलिटेट करती है। होता क्या है कि इसी फैसिलिटेशन के प्रोसेस में एक लॉ है जिसको कहते हैं सिंध मिनिमम वेज एक्ट, जो कि मिनिमम वेज एक्ट 1965 के रिपील करते हुए बनाया गया। उसमें सिस्टम ये है कि एक मिनिमम वेज बोर्ड होता है जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है तीनों पार्टीज की, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज। वहाँ पे प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले या तो सुओ मोटो ले सकता है, इनिशिएट कर सकता है मिनिमम वेज बोर्ड, या गवर्नमेंट रेफरेंस भेजती है कितनी मिनिमम वेज रेज होनी चाहिए। उस पर पब्लिक ऑब्जेक्शन कॉल किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे इस केस में भी किए गए। फिर प्रॉपर ओपन इंक्वायरी होती है जो इस केस में भी की गई। फिर रिकमेंडेशन होती है जो कि इस केस में भी की गई। रिकमेंडेशन के बाद आगे गवर्नमेंट के पास 2 तरीके होते हैं, या तो उसको एक्सेप्ट करके नोटिफाई कर दे, या कहे नहीं हम डिसएग्री करते हैं, आप इसको दोबारा रिविजिट करें। हमारे केस में अनफॉर्चुनेटली दोनों नहीं हुए। ना उन्होंने ये कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना उन्होंने रिविजिट के लिए भेजा, बल्कि उन्होंने रिकमेंडेशन को ओवर रूल करते हुए 25,000 पे कर दिया। ये प्रोसीजर गलत है एब्सोल्युटली। इसलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। नंबर 1 ये तो प्रोसीजर की बात हो गई। व्हाट इज नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग? जी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है इसी महीने के 3rd वीक में है। वो 3rd वीक की डेट इसलिए फिक्स नहीं दी गई थी क्योंकि कल से जो है बेंचेस चेंज हो रहे थे, तो कोई बेंच जो है किसी दूसरे बेंच के डेट नहीं देता, बल्कि उन्होंने एक जनरल कहा कि 3rd वीक लग जाए, तो 3rd वीक में ये लग जाए। तीसरा सवाल है ये कि डायरेक्टर लेबर को पेनल्टी, हाँ जी, जो डेट आएगी हम उसको आप सबको आगाह करेंगे ग्रुप पे। और तीसरा सवाल ये है कि क्या मिनिमम वेज पे ना करने पे डायरेक्टर लेबर जो है कोई, हाँ जी आप कंटिन्यू। डायरेक्टर लेबर कोई जो है एक्शन ले सकता है? जी बिल्कुल ले सकता है, क्योंकि मिनिमम वेज नोटिफाइड है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो उनके पास एक हरासमेंट का टूल है, उसको वो फुली यूटिलाइज करेंगे जी। उसके बाद अभी ये नेक्स्ट डेट भी हो गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि द मिनिमम वेज इज नॉट इम्प्लीमेंटेड डायरेक्टली। थर्ड पार्टी के बारे में पूछिए। सुंदर सशर ये कह रही हैं कि थर्ड पार्टी पे क्या है, इसका कॉन्ट्रैक्टर पे क्या है। चूंकि एम्प्लॉयर जो है वो एक पूरे अरेंजमेंट के तहत एक थर्ड पार्टी एम्प्लॉयर बना होता है, तो जो भी एम्प्लॉयर है एम्प्लॉइज को उस मिनिमम वेज को पे करना उसकी जिम्मेदारी है जी। अच्छा, उसके बाद सेसी और चौधरी नजीर साहब का सवाल है, व्हाट इज एडवाइस रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ सेसी। चौधरी नजीर साहब, ऐसा है कि चूंकि जो
कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी की वो 6% ऑफ मिनिमम वेज है। तो ऑब्वियसली अब चूंकि नोटिफाइड रेट जो है वो 25,000 है, तो 25,000 रुपए का 6% ही पे करना होगा, ये जब तक ये सेटिस्फाइड नहीं होता। उसके बाद लेबर डायरेक्टर का हो गया। मेरे ख्याल में उनको जवाब लिखा जा सकता है सोशल सिक्योरिटी। जी हाँ, उनको जवाब जरूर लिखा जा सकता है, लेकिन ये सिर्फ वो लिख सकते हैं जो कोड में ऑलरेडी अवेलेबल। उनसे बात हो रही है ना, जी जी जी। तो वो उनको ये जवाब लिख दें कि we will be ready to pay subject to decision by the court on the subject। ये करते हैं ताकि उनको भी फौरन। आगे जनाब रेहान नवाज साहब का सवाल है कि नोटिफिकेशन इज नॉट मीन कंपनीज हैज टू पे सजेशन बिकॉज देयर इज नो अदर। जी गुजारिश ये है कि ये कोर्ट ने अभी कैंसिल का तो मरला आया नहीं है। हम गए थे कोर्ट में इसकी सेटिंग साइड के लिए, जिसके 2 प्रोसीजर होते हैं, या तो इनिशियल स्टेज पे ही कोर्ट उसको सस्पेंड कर देती है और फाइनल हेयरिंग के लिए 6 महीने साल जो टाइम लगता है वो लगाता है। दूसरा चूंकि ये सस्पेंशन तो हुई नहीं है, तो अब इसकी फाइनल हेयरिंग जो भी इस डेट पे नेक्स्ट डेट पे या उससे नेक्स्ट डेट पे होती है तो उस पर ये फाइनली सेटिस्फाइड हो जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट का जी, पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं, ये चूंकि पर्सनल ग्रीवेंस है जो एम्प्लॉयर उन्होंने पे करना है, तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, किसी स्टेज पे तमाम एम्प्लॉयर्स जो हैं इसको 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में रेज कर सकते हैं कि इस तरीके से इर्रेशनल इंक्रीज नहीं होना चाहिए। जी ये डायलॉग की बात जकी साहब ने बता दी है। जी EOBI का इशू जो है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। EOBI का इशू ये है कि EOBI सिंध में EOBI एक्ट है मगर ऑपरेशनल नहीं है। जो फेडरल है उस पर सिंध की वेजेस का वो उसका कोई फर्क नहीं है, तो इसका इस पर्टिकुलर एनहांसमेंट का EOBI से कोई ताल्लुक नहीं है। जी पंजाब और KP के बारे में आप बात करेंगे। अच्छा, एक नोटिस कह रहे हैं कि वो जनाब बताएं कि कैसे हमने बनाना है, वो आप बता देंगे। ये थर्ड वाला मैं इसमें सिर्फ एक ऐड ये करना चाहूंगा, हो सकता है कि ज़ाहिर है आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, वो हम उसको डेफिनेटली रिस्पॉन्ड अभी भी करेंगे, बट उसके अलावा भी अगर आप चाहें कि कोई फर्दर क्लियरिटी तो आप सेपरेटली कंपनी बिल्कुल भेज सकती है। उनको कोई ड्राफ्ट करवाना है वो भी पॉसिबिलिटी है, तो वो सेपरेटली ईमेल कर दें ताकि उसको आसान हो जाएगा रिस्पॉन्ड करना। मेरे से डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। बट इफ नॉट पेइंग बाय ना अब्दुर्रहमान को ये तो बाद में वो कैसे कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। अभी कर दूंगा नजर साहब। आज भाई मसूद साहब बोल। हाँ, ये पहले सवालात के जवाब दे देना। ये एक सवाल आया कि व्हाई डिड नॉट वी गेट स्टे। तो अर्ज ये है कि हमारा काम है कोर्ट को जाके कोर्ट के सामने अपने क्लाइंट का केस पेश करना। हमने बहुत अपनी अहलियत के मुताबिक अच्छे से केस पेश किया। ये कोर्ट की सवाबदीद है कि वो उसको कैसे हैंडल करती है। कोर्ट के पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक इनिशियल स्टेज पे प्रिलिमिनरी हेयरिंग पे उसको कुछ प्रिलिमिनरी रिलीफ देने का, वो उन्होंने ऑप्ट नहीं किया। तो अब हमारी इसमें ये स्ट्रेटजी है कि इसको इमीडिएटली रश किया जाए फाइनल हेयरिंग के लिए। जी आगे सवाल है जी, इफ वी गो टू सुप्रीम कोर्ट देन दिस विल बी लिंगर। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये हम एक इवेंचुअलिटी बता रहे हैं कि इन केस अगर खुदा न खास्ता हाई कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला करती है जिसका सिर्फ 1% चांस है, तब सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात हो रही है। लेकिन जैसे आप ज़हीर साहब कह रहे हैं कि बेसिकली ज़्यादा उनका प्रोग्रेटिव है जजेस का, बट इन द सेम टाइम आप अगर ट्रेंड देखें इस वक्त लास्ट 1 मंथ का, उसमें बहुत सारे सीनियर लेवल के जजेस हुए हैं। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं और फसी साहब कल इसके विटनेस हैं कि मखदूम अली खान और राशिद अनवर, खालिद अनवर साहब के बेटा साहब, हमारे से पहले वाला केस उनका था और आधा घंटा उन्होंने मगजमारी की। पूरा उन्होंने मतलब जो एफर्ट कर सकते थे, जजों को खुद शामिल भी की मोबाइल कंपनीज पे जो एक्साइज ड्यूटी है उसकी केस के हवाले से, लेकिन जजेस का अपना एक प्रीरोगेटिव है। वो उन्होंने कहा कि विल नॉट सस्पेंड नोटिफिकेशन। जी तो टेक्निकली ऑफ कोर्स वो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी थी ऑफ कोर्स, और बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हम राइट डायरेक्शन में हों। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 दिन में डिसीजन हो या 1 महीने में हो, बट अगर वो केस सही तरह से प्रेजेंट ना हो
और हम अपनी बात को कन्वे ना कर पाए तो वो प्रॉब्लम है। तो आई थिंक हमारी इस हेयरिंग में प्रॉपरली कन्वे हुआ है हमारा मैसेज, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी यही इंप्रेशन मिला है कि दे अंडरस्टैंड। बट ऑफ कोर्स एक प्रोसेस है, और जाहिर है जब तक अटॉर्नी जनरल का रिस्पॉन्ड नहीं आया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में। उनका रिस्पॉन्ड आने के बाद ही आप आर्गुमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आर्गुमेंट भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया कि विद इन 10 डेज आप इसको रिस्पॉन्ड करें, एंड देन अकॉर्डिंगली हम इसको रिप्लाई जमा करा के और फिर फाइनल हियरिंग होगी। ये इसका लीगल प्रोसेस है। मेरे ख्याल से मसूद साहब कुछ बोलना और चाहते कोई हैं। सवाल है? एक क्वेश्चन केपी और जी, आप है पंजाब का। एक क्वेश्चन किया गया है कि केपी और पंजाब में क्या सिचुएशन है। तो पंजाब के मिनिमम वेज बोर्ड ने रिकमेंड किया था 19,500, लेकिन ना मिनिमम वेज बोर्ड की नोटिफिकेशन 20,000 की हुई है, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में 20,000 कहा था। हमने कंपनीज को लिखा था कि कंपनी जो पार्टी बनना चाहते हैं वो बनाए, और हम कोर्ट जाने को तैयार हैं। हमने बाकायदा पूरा ब्रीफ वगैरह तैयार करके भी तैयार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब में कोई 2 कंपनी हमें नहीं मिली जो चाहती हो कि वो मिनिमम वेज बोर्ड के इस डिसीजन को चैलेंज करके मिनिमम वेज को चैलेंज किया जाए। तो ये सिचुएशन पंजाब की है। अभी भी अगर पंजाब से हमें कंपनी मिलती है तो हम उनको चैलेंज कर सकते हैं कि ये बात बड़ी वादे है कि 19,500 रिकमेंड करके 20,000 का नोटिफिकेशन निकालना कानून की नजरों में जायज नहीं है। केपीके का मसला अजीब व गरीब ये है कि उन्होंने पहले नोटिफाई किया, ऑब्जेक्शन रेज किया, 31 जून को नोटिफिकेशन दिया, 31 जुलाई को लास्ट डेट थी ऑब्जेक्शन लेने की। ईएफपी ने ऑब्जेक्शन रेज किया, लेकिन ऑब्जेक्शन को ओवर रूल करते हुए उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया 21,000 का, जो कि गजट भी नहीं हुआ है। वहां से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला है केपी से कि हम कोर्ट पे जाएं, इसलिए कि अगर वहां से भी पार्टी में मिल जाती है तो हम तैयार हैं जाने के लिए। एक कंपनी से जिनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो 21,000 कर रहे हैं, 20,000 कर रहे हैं, हमें कौन सा देना होता है कि हम कोर्ट में जाएं। तो अब ये कंपनी से जवाब हो और ये रिस्पॉन्स हो तो आप समझ सकते हैं कि फिर हम तो वीक पड़ जाते हैं इस मामले में। आज भी अगर केपी से और पंजाब से हमें 2 कंपनी भी मिल जाती है तो हमारा केस तैयार है और हम फाइट करने को तैयार है। एक मिनट, ये है, एक 2 सवाल और आए हैं कि कैन वी गिव रेफरेंस ऑफ द पिटीशन इन केस डायरेक्टर। जी जरूर। हाँ, of course। ये ऑब्जेक्शन सिर्फ वही ले सकते हैं जो कोर्ट में है, बाकी लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ये पर्सनली फिर गलतबयानी हो जाएगी। और वो इस बेसिस पे सब जुडिस के मैटर पे इसको डिले भी कर सकते हैं और रिप्लाई भी कर सकते हैं। उसके बाद कैन वी शेयर जी सूट नंबर, ये जो केस नंबर है मैं इस पे मैं अभी इस पे इसी पे टेक्स्ट पे मैं डलवा देता हूँ। 4596 4596 और लिख दीजिएगा CP 459। 4596 What would be slab of ये सर आपके लिए जल्दी 4596 4596 है। जी 45। ठीक है, मेरे ख्याल से नकी साहब कुछ बोलना चाह रहे थे। लकी साहब को ओपन करें। थोड़ा सा जी मसूद साहब। जी जी जी, मैं मुझे ऊपर ना करें, मैं जहाँ हूँ ठीक हूँ। तो मुझे ना जो बातें अभी हुई हैं, 1-2 बातें करनी है और मेरे पास कुछ क्वेरीज हैं। पहली बात तो ये कि मैं लीगल मैटर्स में जहाँ पे हम मिनहाज साहब की बात सुन रहे थे और कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पे हमें कमेंट करना ही नहीं चाहिए और लीगली जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उस पे जाना चाहिए, तो उस पे तो बात मैं नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है हमारा बेहतरीन तरीकाकार है जिस पे हम चल रहे हैं और इसको लीगल साइड को हम एज इट इज कंटिन्यू कर लें। बट उसके साथ साथ मेरे कुछ कंसर्न्स हैं। मेरे कंसर्न नंबर 1 मेरा ये है कि हम लीगल मैटर्स में जब जाते हैं तो इसके अलावा हमारे पास 3-4 चीजें हैं। कुछ तो आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजें,
के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड मल्टीपल लोकेशन है जिसकी इंटर प्रोविंस वाले केसेस हैं, वहां पे वो सामने आएंगी। हमारे पास एक थर्ड पार्टी जो हमारे कस्टमर्स से भी होती है, जो ऑडिट कंपनीज होती हैं वो भी होती है, वो एक चैलेंज हमारे पास आता है, तो मुझे उस पर बात करनी है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम साल पूरा करते हैं जुलाई टू जून, तो हम अपने वर्कर्स को रेज देते हैं। हमारी ये लीगल बैटल अपनी जगह जाएगी, बट मेरी एक फीलिंग हमारी ये है कम्युनिटी की कि हमें जुलाई में उनको वैसे ही रेज देना होता है। तो हमने 2020 में जबकि नोटिफाई नहीं हुआ था, तो लोगों ने कुछ ना कुछ छोटे छोटे रेज फिर भी दे दिए थे। तो आज की तारीख में अगर हम वो करने जाते हैं, do we have a possibility to sit with workers representative, जो सिर्फ हम EFP में कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में किसी और ट्रेड बॉडी के साथ नहीं बैठ सकते। तो मैं इस वक्त जो हमारे EFP के जो बॉसेस हैं, मजीद भाई भी सुन रहे हैं मेरा ख्याल है, जकी भाई आप हो, इस्माइल भाई हैं, फसी साहब की ओपिनियन चाहिए होगी, नजर भाई शायद मुझे नजर नहीं आ रहे हैं या नहीं है, बट मुझे ये चीज आपसे पूछनी है कि हम वर्कर से बात करके एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करके, कोर्ट का जो भी फैसला होगा, कोर्ट का फैसला 19,000 होगा तो हम जो उससे ज्यादा दे रहे हैं उसको कोई चैलेंज नहीं करेगा। अगर कोर्ट का फैसला 20,000 होगा, तो अगर हमारे पास 500 रुपए का या 1,000 रुपए का रेट्रोस्पेक्टिव से पेएबल होगा तो हम उस पर बात कर सकते हैं। मैं एक पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रही है, और ये बात फिर मैं अपनी कम्युनिटी से, जो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी है जिनके पास बल्क में बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जो रिलेटिवली गारमेंट फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा होते हैं, उनसे भी बात करना चाहता हूँ। तो मुझे एक डायरेक्शन बनाने के लिए आप लोगों का मशवरा चाहिए, और वो ये है, कैन वी टॉक टू द वर्कर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फसी भाई मैं पूरी बात मुकम्मल कर लेता हूँ और फिर उसके बाद आप मुझे एड्रेस कर लीजिएगा। दूसरा मेरा मसला ये है कि जी आपके पास जो मिनिमम वेज बोर्ड का डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जो आपने आगे समरी बना के भेज दिया, और वो कोर्ट में तो ऑब्वियसली शेयर हो ही गया होगा, लेकिन क्या वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या इसके साथ साथ क्या EFP अपने मेंबर्स को या उन लोगों को जिन्होंने आपके थ्रू केस किया है उनको एक लेटर इशू कर सकती है कि जी हमारी इस वक्त लीगल पोजीशन ये है। हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हमें ये शेयर करना होता है। माय थर्ड पॉइंट इज कि सर जो ये इंडस्ट्री है ना, ये अगर हम ट्रेड बॉडीज पे जाएंगे ना, तो अगर मैं किसी ट्रेड बॉडी का हेड हूं और जकी साहब किसी और ट्रेड बॉडी के हेड हैं और इस्माइल साहब किसी और ट्रेड बॉडी के हेड हैं, तो हम लोगों का एजेंडा अलग हो सकता है। हम लोगों में कुछ ना कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो हमारे इंटरेस्ट हो, जिसको हम पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें कहते हैं। बट एज इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे इस पूरी इंडस्ट्री में कोई भी, यानी एक कंफ्यूजन था किसी फार्मा वाले से, मैंने उनसे फार्मा वालों से पूछा कि सर आपने ऐसे बोला, बोले क्या बेवकूफी की बात करते हो यार, मैं ऐसे कैसे बोलूंगा, ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि जो हम बात कर रहे हैं ना वसी भाई यूनिटी की, तो ये यूनिटी कहीं गई नहीं है, ये यहीं पर मौजूद है। सिर्फ हमें इसको मैन्यूवर करना है कि हम बात किससे करेंगे और कैसे करेंगे। तो हम ट्रेड बॉडीज को अगर इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूनिटी है। 100% लोग जो एम्प्लॉयर हैं वो साथ हैं, और मैं ये आपको बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि अगर आपको ये फील हो रहा है कि कोई साथ नहीं है, तो हम कल साथ मिल के बैठ के बात कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग लूप में हैं, सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम देयर। मेरी दरखास्त ये है कि इस वाले एलिमेंट को ना हम निकाल दें अपने जहन से, और हम ये समझ लें कि हमारा एजेंडा इस वक्त हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके साथ है, हमें उसको एड्रेस करना है, और हमारा एजेंडा उन वर्कर्स के साथ है जिनको हम अपनी टीम में शामिल समझते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम उसको साथ एड्रेस कर लें। तो ये दो चीजें हैं जिसको हमें एड्रेस करना है। मैंने दोनों सवाल आपको फेंक दिए, और जहां तक बात है लीगल बैटल की और लीगल साइड की, दैट्स फैंटास्टिक सर, वो चलने से बेहतरीन काम हो रहा है। कोई हमें कॉपी कर रहा है या कोई नहीं कर रहा है, या जो कुछ भी कर रहा है, जकी भाई इस इशू को डिस्कस भी नहीं करने चाहिए हमें।
हमें ये बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें जो है ना रास्ता तलाश करने की बात करनी चाहिए। थैंक यू, आई एम डन। I totally agree with you, but अगर हमें सोलो फ्लाइट लेनी होती है साहब, तो हम कभी भी इस केस को फाइल करने से पहले कंसल्टेशन ना करते तमाम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से या चैम्बर से। बट मैं 1-to-1 भी सबसे इसको डिस्कस करता रहा हूँ। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं पर्टिकुलर अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं 1-to-1 भी डिस्कस हुआ है और कंबाइंडली भी हुआ है। और वहाँ एक कैटेगरी देखिए, फर्क आप कह रहे नहीं पड़ता है फर्क। वो कोर्ट में तो हम खड़े थे ना वहां पे, वो हमें पता था कि वहां पे किस तरह से केस को डिफेंड करना है और किस तरह से डिफरेंट वॉइस जा रहे हैं। अब मैं आपको दूसरा एंगल भी बताऊं, क्या इस वक्त राइट नाउ क्या कराची में, मैं सिर्फ इस वक्त कराची की बात कर रहा हूँ, कराची में खाली 150-200 कंपनीज है। अगर 500 कंपनीज मॉब गई होती तो एक इम्पैक्ट डिफरेंट होता। 150 कंपनी देखिए, मैं उस कई मीटिंग्स में ये बता चुका हूँ, जब हम फार्मा के लिए सुप्रीम कोर्ट हम डिफरेंट केसेस में गए, फार्मा की बात की तो मैं, बट वहां पे जजेस ने हमें कोर्ट किया कि सिर्फ आप 20-25 कंपनी को तकलीफ है। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि सिर्फ पॉइंट ये है कि कंसल्टेशन आज भी हमने खत्म नहीं की है, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे टाउन एसोसिएशन हो, वो हम जारी रखेंगे। बट सिर्फ हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, चूंकि इस केस में हमारा कमांड है, हम 2020 से लेके चल रहे हैं, हमारी हर चीज टिप्स पे है, तो काइंडली हमें लीड लेने दें इसमें। और बेशक चैम्बर अपने मेंबर्स को जिस तरह से भी कैटर करना चाह रही, लेकिन केस में हमें लीड लेना है, वहां पे जंप इन ना हो, उसको हमें फर्क पड़ रहा है। दैट्स इट। बाकी दूसरे जो सवालात हैं, जैसे आपने कहा एक ओपिनियन, ऑफ कोर्स वो लीगल ओपिनियन हम अपने तमाम पिटिशनर से बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। जहीर साहब आज ही इसको आप बना दीजिएगा, जितने पिटिशनर्स हैं हम उनको भिजवा देंगे। बाकी आपका दूसरा पॉइंट था फसी भाई। हाँ, मसूद नकवी साहब का एक पॉइंट था सीबीए एग्रीमेंट के बारे में। मैंने ऑलरेडी 5 ऑप्शन में एक ऑप्शन ही बताया था कि अगर आप यूनियन के साथ सीबीए एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके तहत आप जो भी एग्री करेंगे, अगर आप 20,000 से कम कर सकते हैं, 19,000, 19,500 या 20,000 या 20,000 से ज्यादा, तो इसमें कोई रुकावट नहीं है। कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा उससे एडजस्ट किया जा सकता है। हाँ, अगर कोर्ट के डिसीजन से कम आप एग्री करेंगे तो जो डिफरेंस है वो आपको देना पड़ेगा हर सूरत में लीगली। लेकिन ये कि अगर आप उससे ज्यादा एग्री करते हैं तो उसमें कोई रुकावट नहीं है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू सेटल जहाँ ये सीबीए मुमकिन है। और अपैरेल इंडस्ट्री में खास तौर पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आपकी क़यादत में इस मैसेज को जाना चाहिए कि वो सीबीए के साथ अगर एग्रीमेंट कर सकते हैं तो जरूर करें। एक दो सवाल और भी लोगों ने किए हैं। एक तो ये कि कैन वी गेट MOM ऑफ दिस सेशन, वो हम आपको भेजेंगे 1 मिनट के सूरत में। यही हम जो रिकॉर्डिंग है एज इट इज हम फॉरवर्ड। ओके, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। एक सवाल है कि हाउ टू हैंडल अनरेस्ट फ्रॉम वर्कर्स। मैंने 4 सोल्यूशन दिए हैं एंड ऑल ऑफ देम आर एड्रेसिंग अनरेस्ट ऑफ वर्कर्स, ताकि वहां पे आपके अन्य कोई लेबर रेस्टलेसनेस की पोजीशन ना आए। उसके बाद एक सवाल है कि व्हाट इफ वी प्रोसेस सेसी एट 6%, बट इफ डिसीजन रूल्ड आउट for court is 25,000, what will be the impact for these months? बहुत सिंपल है। अगर आपने 25,000 के हिसाब से सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट पे कर दिया और कोर्ट होल्ड करती है कि 19,000 होना चाहिए, तो यू कैन क्लेम द रिफंड एंड यू कैन इवन एडजस्ट इट विच ऑलरेडी सोशल सिक्योरिटी लॉ में प्रोविजन मौजूद है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर आपका एक सवाल है कि EOB फॉर करंट मंथ। तो देखिए, जैसे इन्होंने बताया वकील साहब ने कि EOB से अभी कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि EOB के लॉ में तो अमेंडमेंट हुआ ही नहीं है। EOBI के लॉ में जब तक अमेंडमेंट नहीं होता, मिनिमम वेज 8,000 नहीं बढ़ते, ये जो इम्पैक्ट है इसका कोई इम्पैक्ट लॉ पे नहीं है।
there should be nothing to bother. और लास्ट सवाल एक है कि who are members of minimum wage board and have they agreed to rupees 19,000? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपने सवाल पूछा है। अप्रैल 30 तक मिनिमम वेज बोर्ड पे EFP के 2 नुमाइंदे थे और 2 नुमाइंदे और थे एम्प्लॉयर की तरफ से। चारों हमारे थे, चारों हमारे ही थे, लेकिन EFP के मेंबर को, सेक्रेटरी जनरल को खास तौर पे जो सबसे ज्यादा वोकल थे, वो 1 मई के नोटिफिकेशन में मिनिमम वेज बोर्ड के मेंबरशिप से हटा दिया गया, जानबूझकर हटा दिया गया और उनकी जगह पर हमारे ही साथी को लिया गया है। हमें उस पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये कि एक तो ये बात हुई है कि मिनिमम वेज बोर्ड में इस तरह की तरमीम की गई विदाउट इनवाइटिंग EFP टू गिव ए नॉमिनेशन, ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि मिनिमम वेज बोर्ड के जो 2 अरकान अप्रैल तक बोर्ड पे थे, नजर साहब और खालिद जूनियर साहब थे। खालिद जूनियर साहब अभी भी मेंबर हैं मिनिमम वेज बोर्ड के, 4 इसके अलावा थे। इन चारों ने अल्टीमेटली एग्री किया कि 19,000 हम देने को तैयार हैं 1 जुलाई from 1 July 2021, looking at the hardship of the workers and taking a considerate situation then prevailing. तो इस पे हमने कंसेंट दिया 19,000 पे, बिल्कुल सही है, और लेकिन गवर्नमेंट ने 19,000 के बजाय 25,000 के अनाउंसमेंट कर दिया। तो एक और सवाल दिया हुआ है कि व्हाट वुड बी द स्लैब ऑफ 5%। तो 5% का स्लैब देखिए, अगर मिनिमम वेज बढ़ जाता है, जो भी बढ़ेगा 20,000 भी हो सकता है, तो वो मिनिमम वेज ही आ जाएगा आखिरी स्लैब। 3rd कैटेगरी का जो वर्कर है उसमें अभी जो मिनिमम वेज 17,000 है, तो वो 20,000 हो जाएगा। तो उस लिहाज से तो वर्कर को ही फायदा है ना, उसमें कोई नुकसान नहीं है, ज्यादा स्लैब चेंज हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और सवाल जो भी आया है, इफ कोर्ट आस्क्स व्हाट वेज EFP is agreed to pay, what is EFP stand? 19,000, because this is what we have agreed, we have given it in writing and we are ready to go for that. एक और बात जो लीवरेज के तौर पर हो सकता है, आप मेंटली तैयार रहिए कि कोर्ट ये कह सकती है कि जब हर सूबे में 20,000 हुआ है तो आप 20,000 पे एग्री हो जाए, लेकिन ये भी कोर्ट नहीं कह सकती, इसलिए कि रिकमेंड कर सकती है और गवर्नमेंट को फिर जाना पड़ेगा मिनिमम वेज बोर्ड को इसको रेगुलराइज करने के लिए। तो ये एक मेंटली एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कोर्ट की जुरिडिक्शन है कि वो रिवर्ट कर सकता है टू द बोर्ड। ये एक पॉसिबिलिटी है, नॉट नेसेसरी वो डिसाइड करे इसको, वो मैकेनिज्म बता देगी कि ये मैकेनिज्म में फ्लॉ है एंड बैक टू द बोर्ड। लास्ट सवाल है मिनिमम वेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स। तो देखिए स्किल्ड वर्कर्स के लिए पंजाब में 120 इंडस्ट्रीज में और कराची में 62 इंडस्ट्रीज के स्किल्ड वर्कर के वेज में 20% के इजाफे का ऑलरेडी नोटिफिकेशन हुआ है। चैलेंज हमने उसको भी किया है, लेकिन नेचुरली 20% 2 साल में हुआ है, ज्यादा उसको चैलेंज करके रिवर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोर्ट का भी ये व्यू होता है कि भाई साल में अगर 9% 10% इंक्रीज है तो आप उसको क्यों चैलेंज कर रहे हैं, तो वो बहरहाल वी विल हैव टू गो फॉर इट। लेकिन उसमें एक और अच्छी बात ये है कि स्किल्ड वर्कर की जो तनख्वाह मिनिमम वेज बोर्ड ने रिकमेंड किया है वो स्किल्ड वर्कर की तनख्वाह से बहुत कम है जो इंडस्ट्री में एक्चुअली लोगों को दिया जा रहा है। ज्यादा उसका तो खास इम्पैक्ट नहीं है, इक्का दुक्का केसेस में हियर एंड देयर उसका फर्क पड़ सकता है, मगर उसको लिस्ट को केयरफुली जरूर चेक कर लें, इसलिए कि वो अवेलेबल है, आपको नहीं अवेलेबल है तो आपको EFP के भी कॉपी मिल जाएगी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री को। एक और मेरे पास आया डेफिनेशन ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर फॉर क्लैरिटी। स्टैंडिंग ऑर्डर में जो डेफिनेशन है उसी की डेफिनेशन को आप फॉर क्लैरिटी से अडॉप्ट करें। स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है और दोनों एक ही कैटेगरी में पड़ते हैं। तो लेकिन अनस्किल्ड वर्कर मींस वर्कर हु इज एम्प्लॉयड विदाउट एनी स्किल, और अनस्किल्ड वर्कर को मिनिमम वेज बोर्ड में अलग लॉ के तहत कवर किया गया है कि उनका मिनिमम वेज सेपरेटली डिटरमिन होगा एज कंपेयर टू स्किल्ड वर्कर्स। तो इसलिए ये जो 2 लॉ है उसको मर्ज करके एक लॉ कर दिया गया सिंध में। लेकिन अनस्किल्ड वर्कर वो है जिनकी कोई, जैसे हेल्पर है, बिगिनर्स है, न्यू कमर्स है, न्यू इंट्रेंट है, दे आर सपोज टू बी अनस्किल्ड विदाउट एनी स्किल। अगर कोई वर्कर स्किल के साथ ज्वाइन करता है तो आपको उसको 17,000 में तो मिलेगा ही नहीं, कोई आपको मैसेज नहीं मिलता है तो 2,000 रुपये पर डे पे
तो इसलिए मेरे ख्याल में इस डिस्ट्रिक्शन में कोई ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। ठीक है थैंक जी, यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, एक सवाल मसूद नकी साहब ने आपसे किया था कि विल इट बी पॉसिबल कि हम ये लेबर लीडरान को लेके यहाँ हाँ, पीएफपी के ऑफिस में बैठे, तो वो क्लैरिफाई देखिए, करते हैं। मेरा ख्याल है फसी भाई, मैं चाह रहा था कि वो डिफाइन करेंगे। बेसिकली ईएफपी का एक रोल ये भी है। फसी भाई, मैं चाहूंगा इसको आप ही एक हमारी ऑलरेडी मीडिएशन एंड डायलॉग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, एक बात ये है कि वर्कर्स ने इस बात को डिनाई नहीं किया है कि कंसेंसस से 19,000 पे ही एग्री हुए हैं। अभी पिछले दिनों जकी साहब एक टीवी प्रोग्राम पे इनवाइट किए गए थे जिसमें करामत अली साहब भी मौजूद थे, और एंकर ने खासतौर पर करामत अली साहब से सवाल किया कि मिनिमम वेज बोर्ड पर एक एग्रीमेंट हुआ 19,000 रुपए का, उसको डिफाइन क्यों किया गया? तो करामत अली साहब का जवाब ये था कि ये बात सही है कि मिनिमम वेज बोर्ड में 19,000 रुपए एग्रीमेंट हुआ, फिर उन्होंने डिफेंड ये किया कि 25,000 बजट के हिसाब से सूट नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वो बताते हैं हमारा रोल जो है, जैसे कि जो हमारी फेडरेशन जो है वो, तो हमने ऑलरेडी मिनिमम वेज के मौजू पे यूनियन के साथ, फेडरेशन के साथ एक ओपिनियन का हमेशा कोशिश की है। बल्कि मैं ये सजेस्ट करूंगा रकीब साहब, वी कैन हैव नाउ मीटिंग इफ पॉसिबल विद द यूनियन लीडर्स। कोई इशू नहीं है। इवन इन दिस सिचुएशन हम उनसे बात कर सकते हैं कि भाई हमारे अंदर एकादगी नहीं होगी, आज तुम एम्प्लॉयर को बुरे वक्त में सपोर्ट नहीं करोगे तो कल तुम हमसे कैसे एक्सपेक्ट करते हो? नहीं, और उसमें से मेजॉरिटी आर विद अस, एंड मेजॉरिटी आर विद अस। वो दूसरी बात कह रहे हैं, वो हमारी फेडरेशन एक्सेप्टेड है ना, वो जिसको बेसिकली नेगोशिएट एनआईआरसी वाली वो। देखिए, दूसरी बात ये कि हमने ऑल पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज रजिस्टर किया है एज ए ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑर्डिनेंस। अगर आप फर्ज कीजिए हमसे कलेक्टिव बार्गेनिंग करवाना चाहते हैं तो हम आपके बिहाफ पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप हमें इनवाइट कर सकते हैं एज ए ट्रेड यूनियन ऑफ एम्प्लॉयर्स, और हम आपकी तरफ से आपको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, आपकी तरफ से नेगोशिएट भी कर सकते हैं, आपकी तरफ से एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। तो वो आपको जो पॉइंट था, उनका मसूद नकी साहब का सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग मीटिंग्स इन इंडिविजुअल फैक्ट्रीज, व्हाई डोंट वी कॉल अ फ्यू यूनियन लीडर्स, एक लिस्ट बना के ऑन दिस न्यूट्रल ग्राउंड व्हिच इज द ऑफिस ऑफ द एम्प्लॉयर्स फेडरेशन, और वहां पे उनसे एक डायलॉग इनिशिएट कर लें तो आइडिया अच्छा है। मैं वही बता रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी मैंने पहली बात ही स्टार्ट यही की थी कि कर चुके हैं, कंसल्टेशन ऑन है। अब मैं इस वक्त वो नहीं बता सकता क्योंकि वो बहुत सारी स्टेजेस, ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमने कंसल्टेशन को नहीं छोड़ा, ना इवन गवर्नमेंट से, ना ही लेबर लीडर से। ठीक है, तो बेसिकली वो भी, उन्हें भी फेस सेविंग चाहिए। तो ऑफ कोर्स हमने ना वो एंगल छोड़ा है ना ये वाला एंगल छोड़ा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इट वाज वेरी वेल पार्टिसिपेटेड एंड आई एम सॉरी बहुत सारे लोगों को वो एंट्री नहीं मिल सकी इसमें, बिकॉज टुडे वी रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम हम समझ रहे थे कि हमारे पास 5,000 पार्टिसिपेंट्स का लिमिट है, लेकिन आज पहली दफा ये रियलाइजेशन हुई कि सिर्फ 100 का है। एंड आई प्रॉमिस कि आज शाम से पहले मैं 5,000 वाला करवाऊंगा, वरना यहाँ 1-2 लोग बहुत परेशान होंगे। तो माय अपॉलॉजीज फॉर टू ऑल दोस पीपल जो के कनेक्ट नहीं हो सके, और इंशाल्लाह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक्टिव रहेंगे। अगर अभी भी किसी का सवाल रह गया हो या आप समझते हैं कि कोई मिस हो गया हो तो काइंडली ईमेल इट टू अस एंड विल रिस्पॉन्ड इमीडिएटली इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी।